कोरोना के खतरे की चिंता से बड़ी बात और कुछ भी नहीं है, क्योंकि तमाम शहरों में अब अलग अलग तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के साथ ही करेंगे। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, कैसे बढ़ते मामलों ने यहां पर परेशान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में फिर से पाबंदियों का खतरा मंडराने लगा है। कई राज्यों ने कल फौरी तौर पर कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कोरोना को काबू में किया जा सके। हम आगे आपको बताएंगे उन तमाम एहतियातन कदमों के बारे में, लेकिन सबसे पहले 6 राज्यों के कल के कोरोना के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेंगे। किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए 15,051 मामले हो गए हैं अब महाराष्ट्र में। ये वो राज्य है जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रहा है। पंजाब की अगर बात कर ले 1,843 मामले हैं पंजाब में। तमाम अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 890 केसेस हैं गुजरात के। वहीं अगर बात करें एमपी की 797 केसेस, हरियाणा की इसके बाद बात करेंगे 420 केसेस हरियाणा में हैं। वहीं दिल्ली में 368 नए मामले। लेकिन राज्य सरकारों ने अब अपने अपने स्तर पर एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। एक बार फिर देश में ऐसी तस्वीर उभरने वाली है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर की है, जहां कोरोना के बढ़ते केस पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कुछ राज्यों में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे दूसरे राज्यों में भी कोरोना पाबंदियों का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि पीएम मोदी कल इस मुद्दे पर तमाम प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली बातचीत करने वाले हैं। पीएम की बैठक से पहले मंत्री लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की याद दिला रहे हैं। कुछ राज्यों में जो ऐसे बढ़े हैं वो हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भी है और उन राज्यों की सरकार उसमें काफी पहल कर रही है। लेकिन वहाँ की जनता को और तमाम देश के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि हम सावधानी कभी ना भूलें, सावधानी बरतें और लापरवाही ना बरतें। कोरोना के बढ़ते केस को अगर आप गंभीरता से नहीं ले रही हैं, तो इसकी गंभीरता कल अलग अलग राज्यों में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से समझिए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ आज और अगले 2 T20 मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। पिछले मैच में 60,000 लोगों को एंट्री दी गई थी। 2 तस्वीरें देखिए, 14 मार्च को भरा हुआ स्टेडियम और आज खाली स्टेडियम में मैच होगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव सरकार ने कोरोना पाबंदियों को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। पंजाब में एक बार फिर से बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 22 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षाएं और 20 अप्रैल और 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मार्च से होंगी। पंजाब में 8 जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। भोपाल में धारा 144 लगा दी गई है, यानी धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और समारोह पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। रात 10:30 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब पंजाब के 8 जिलों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू है और सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि स्कूल शिक्षकों को स्कूल आने की हिदायत दी गई है ताकि छात्रों को गाइडेंस के समय उनकी मदद मिल सके। साफ है कि संकट सर उठा रहा है। लोगों को लापरवाही छोड़कर संजीदा होना होगा। जान है तो जहान है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, भोपाल से रवीश पाल सिंह, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों से हम मुंबई और अहमदाबाद से ताजा अपडेट लेंगे, अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं वो कदम जो कोरोना की रोकथाम के लिए उठाने शुरू कर दिए हैं राज्य सरकारों ने। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के साथ। यहां पर 31 मार्च तक के लिए पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। किस तरीके से ये आपको दिखा देते हैं। कौन कौन सी वो पाबंदियां हैं जो महाराष्ट्र में लागू होने वाली है। सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे, ऐसा महाराष्ट्र में कर दिया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक जलसे पर रोक लगा दी गई है। शादी में 50 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र वो
राज्य है जहां पर कोरोना के मामले चौंकाने वाले हैं। अंतिम संस्कार में 20,000 लोगों की इजाजत अब नहीं होगी। दफ्तरों में 50% से ज्यादा उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य और जरूरी सेवा के दफ्तरों को पाबंदी से छूट दी गई है, यानी कि इसेंशियल सर्विसेज को इससे अलग रखा गया है। और अगर अब अहमदाबाद की बात कर लें तो वहां पर T20 मैच खेला गया। उसमें हमने देखा किस तरीके से भीड़ थी, वहां पर तमाम दर्शक मौजूद थे। अब लेकिन नए नियम के अनुसार खाली स्टेडियम में आज खेला जाएगा T20 मैच। 8 इलाकों के मॉल्स, पान की दुकानें, रेस्टोरेंट इत्यादि को रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये अहमदाबाद की बात हम आपको बता रहे हैं क्योंकि वहां पर भी मामले चौंकाने वाले स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे में एहतियातन ये कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं। भोपाल की बात कर लेते हैं। यहां पर धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस और तमाम तरह के समारोह पर रोक लगा दी गई है। इसी तरीके से रात 10:30 बजे के बाद कोई कार्यक्रम नहीं है। ऐसे भी हम आपको तमाम वो एहतियातन कदम दिखा रहे हैं जो भोपाल में लिए गए हैं। किसी भी तरह के मेले, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। साथ ही प्रदर्शनी में कोविड प्रोटोकॉल्स लागू रहेंगे, यानी कि मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। लेकिन महाराष्ट्र से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी होगी, यानी कि पहले टेस्ट कराइए, उसके बाद ही आपको प्रवेश मिल सकेगा। 3 तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दरअसल साफ करती हैं कि किस तरीके से लोगों ने अब कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना छोड़ दिया है, या तो लापरवाही देखी जा रही है। बाजारों में जिस तरीके से भीड़ में एक से दूसरा सटा हुआ है, कंधे से कंधा मिल रहा है और कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ मुंबई से भी संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले गोपी आपका रुख करते हुए, जब मामले बढ़ रहे थे तो क्यों स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री अलाउ की गई? अब एक तरीके से जो कदम उठाया गया है वो एहतियातन नहीं बल्कि जो पुरानी गलती की गई है उसकी भरपाई करने के लिए कहा जा सकता है। और जिन लोगों ने टिकट खरीद लिया है उनके रिफंड होगा क्या? बिल्कुल नेहा, जिन लोगों ने टिकट खरीदा है उनको रिफंड दिया जाएगा, इस तरीके का जीसीए ने अनाउंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्यों सरकार सबसे पहले नहीं जागी। रविवार को जब वहां पे मैच हुआ था तो करीब 70,000 जितने लोगों ने बड़ी भीड़ वहां पे की थी और T20 का मजा उठाने के लिए वो वहां पे पहुंचे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि प्रशासन क्यों बाद में जागा है। कल प्रशासन ने यहाँ पे खास करके अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 8 वार्ड जहाँ पे सबसे ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन अनाउंस किए गए हैं, उन इलाकों में रात को 10 बजे से रेस्टोरेंट, पान की दुकान, चाय की दुकान, मॉल और साथ ही दूसरे जो दुकानें हैं उन सबको बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं खड़ा यही होता है कि लापरवाही के बाद ही सरकार क्यों जागती है, क्यों पहले जब नंबर्स कम हो गए थे। क्योंकि नेहा, मैं आपको बताऊं, पिछले 30 दिनों के अंदर गुजरात में और खास करके अहमदाबाद में करीब 200% से ज्यादा कोरोना के मामलों में उछाल देखने मिल रहा है। यानी जो मामले 200-300 तक सिमट के रह गए थे गुजरात के अंदर, वो अब 900 तक पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो लापरवाही और साथ ही लोगों की जो लापरवाही, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, रात को पार्टीज हो रही है, तो वैसे में सबसे बड़ा सवाल क्या सरकार इन लोगों को रोकने में, रोकथाम करने में कहीं ना कहीं जो इलेक्शन भी हुआ पिछले दिनों, गुजरात की लोकल बॉडी का इलेक्शन, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, तो उसे भी जिम्मेदार माना जा रहा है जो आंकड़े बढ़े उसके लिए। नेहा, लौटूंगी मैं आपके पास। गोपी घांगर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। सौरभ अक्तानिया हमारे संवाददाता सीधे मुंबई का रुख करेंगे। सौरभ, महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य जहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कल फैसला लिया जाना था नाइट कर्फ्यू पे, वो नहीं लगाया गया है, लेकिन अब जो एहतियातन कदम उठाए गए हैं, क्या लगता है सरकार के इस कदम से रोकथाम हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हम महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में देखते हैं कि लोग बाजार में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। जी देखिए नेहा, आपको लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं मुंबई के दादर इलाके की। ये दादर का सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है। अब यहाँ पर आप देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। उस तरफ आप देखें, दोनों तरफ रास्तों पर आपको लोगों की कितनी ज्यादा भीड़ नजर आएगी। और दूसरी सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात अगर जो मैं आपको बता दूं नेहा,
कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे, मास्क पहन भी रही है तो उन लोग ठीक से पहन नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना जो है वो सरकार को करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र की अगर जो बात करें तो मुंबई में तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो पुणे है, पुणे में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मुंबई में अब जो एवरेज है वो 1700 से 2000 के बीच का अब एवरेज हो चुका है, दिन के इतने सारे केसेस आ रहे हैं। अब कल महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जितनी भी ऑफिसेज है वो सिर्फ अब 50% पर काम करेगी, वहां पर 50% लोग ही जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही जो आपको बता दूं, मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, जो सिनेमा घर हो गए, वो भी अब 50% कैपेसिटी पर ही चलेंगे, मतलब सीधे आधा हो गया है वहां पर अब कैपेसिटी। अब शमशान के लिए जब कुछ जो फाइनल राइट्स होते हैं उसके लिए अब 20 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं हो पाएंगे। सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग जो है, जो सरकारी रैली है, वो अब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। और देखिए तस्वीरें देखिए, अब इसको हमें समझना होगा कि हमें सारे जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक और सेकेंड जो वेव है वो अब हम झेल नहीं सकेंगे। लगभग 1 साल हो गया है नेहा, आपको पता होगा कि पिछले साल मार्च में ही लॉकडाउन लगा था, अब 1 साल हो गया है। तो अब इस कोरोना वायरस से अगर जो छुटकारा चाहिए तो लोगों को वैक्सीनेशन तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन सबसे अहम जो है वो है मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है वो फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। और गोपी घांगर हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी थी। लेकिन अब रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, रैलियों का रेला बढ़ रहा है। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पुरुलिया में रैली करेंगे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बांकुरा में, बिष्णुपुर में रैली करेंगे। सीएम ममता बनर्जी बांकुरा में ही मौजूद होंगी। মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম, আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। इतनी तलखी, इतना गुस्सा, बंगाल चुनाव में इन दिनों सब कुछ दिख रहा है। भ्रष्टाचार, हिंसा, भाई भतीजावाद का मुद्दा हावी है, तो जय श्री राम बनाम दुर्गा पर भी दंगल हो रहा है। मुद्दों की ऐसी लड़ाई में आज मुकाबला जोरदार है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गजों की टीम चुनाव प्रचार में ताकत झोंकने जा रही है, तो दूसरी ओर ममता मोर्चे पर डटी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद बांकुरा के बिष्णुपुर में और कोतुलपुर में रैली करने जा रहे हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं यूपी के सीएम योगी पर, और इन सब के बीच ममता बनर्जी बांकुरा के मेजिया में रैली करने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आज बंगाल दौरे पर हैं। आज वो पहले पुरुलिया में रैली करने वाले हैं, फिर बांकुरा और आखिर में मेदिनीपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावों की घोषणा के बाद से योगी का ये दूसरा बंगाल दौरा है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने मालदा से चुनावी प्रचार का शुभारंभ किया था। उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी का ऐसा ही तेवर आज फिर दिखेगा। लेकिन टीएमसी तो खेला होबे में व्यस्त है, कमान ममता के हाथों में है। जुबां पर बंगाल को बांटने की साजिश जैसे गंभीर आरोप और निशाने पर है बीजेपी। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना। व्हील चेयर के सहारे ममता वोटरों के बीच पहुंच रही हैं, जहां वो बेहिचक लोगों से मिल रही हैं। अपने चोट पर सहानुभूति की वोट बटोरने की जुगत में लगी ममता की ये तस्वीर दुर्गापुर में दिखी। ये सियासत का ममता वाला अंदाज है। ममता खुद नंदीग्राम से नामांकन पर्चा दाखिल कर चुकी हैं। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी टक्कर देने में जुटे हैं। आज वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। जीत किसकी होगी ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। पौलमी साह के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो कल बांकुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। रैली में उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है,
130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिला। अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। चुनाव असम में भी हो रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान कल असम के डिब्रूगढ़ जिले में नरहरकटिया में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे और उन्होंने राहुल गांधी पे वहां पर जमकर निशाना साधा। केरल में तुम मुस्लिम लीग से समझौता करते हो, बंगाल में तुम फुरफुरा शरीफ के साथ खड़े हो जाते हो। क्या हो गया है कांग्रेस को? ये कांग्रेस गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही। राहुल गांधी गांधी के रास्ते पर नहीं चल रहे। राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं और जिन्ना का रास्ता ना तो असम की जनता स्वीकार करेगी और ना हिंदुस्तान की जनता स्वीकार करेगी। और देखिए तो कैसी कांग्रेस। बदरुद्दीन अजमल जिसने घुसपैठ का गढ़ बना दिया आसाम को, वो बदरुद्दीन अजमल जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है, वो बदरुद्दीन अजमल। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के साथ ही समझौता कर लिया। घुसपैठ करवाने वालों के साथ समझौता, देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ समझौता। इसको गुलाम नबी आजाद नहीं चाहिए, इसको आनंद शर्मा नहीं चाहिए, आजाद नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, इसको अजमल चाहिए, अजमल, जो बांटने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मॉइस्चराइजिंग क्रीम, स्किन का रूखापन दूर, निखार भरपूर। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे की पहले गिरफ्तारी हुई, फिर मुंबई पुलिस से सस्पेंड भी उन्हें कर दिया गया। इसके साथ ही स्कॉर्पियो और इनोवा का सच भी सामने आ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अगर पुलिस ने एंटीलिया की साजिश रची तो इसके पीछे मकसद क्या है? देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार बरामद होती है। सुरक्षा एजेंसियों से लेकर समूचे देश में हड़कंप मच जाता है कि आखिर में ये साजिश किसने रची, आखिर कौन है। सिक्योरिटी को चीरते हुए विस्फोटक से भरी कार अंबानी के घर तक पहुंचा दी। अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA इसका पता लगाने में जुटी हुई है। उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने ये इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। और NIA के हाथ 66 एनकाउंटर करने वाले मुंबई पुलिस के एक सीनियर अफसर सचिन वाजे के गिरेबान तक पहुंचे हैं। आखिर क्यों और कैसे NIA को सचिन वाजे पर शक हुआ और सचिन वाजे पर महाराष्ट्र में तगड़ी सियासत चल पड़ी है, हम इसका एक एक पहलू आपको समझाएंगे और इस केस की पूरी तह तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। सचिन वाजे को NIA ने शनिवार यानी 1 मार्च की देर रात गिरफ्तार किया था और अब सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से भी सस्पेंड कर दिया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक्सप्लोजिव्स प्लांट करने और उन्हें धमकी देने वाले मामले में API सचिन वाजे को शनिवार NIA ने अरेस्ट कर लिया। आपको ये बता दें कि सचिन वाजे
शनिवार को अरेस्ट हुए, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट ने उन्हें 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। आज मुंबई पुलिस ने एपीआई सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद सचिन वाजे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें हैबियस कॉर्पस के तहत उन्होंने अपनी अरेस्ट को चैलेंज किया है और एनआईए द्वारा की गई अरेस्ट को इल्लीगल बताया है। एनआईए ने सचिन वाजे से घंटों पूछताछ की। सूत्रों की माने तो इस पूछताछ के दौरान एनआईए ने सचिन के सामने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत रखे, जिसके बाद सचिन ने इस साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली। लेकिन सचिन वाजे ने भी कहा कि इस कड़ी में साजिश का सिर्फ एक मोहरा है, इसमें कई पुलिस वाले और कुछ ताकतवर लोग भी शामिल हैं। एनआईए के मुताबिक सचिन वाजे पर शक जाने की अहम वजह है वो गाड़ियां जिनका इस्तेमाल एंटेलिया केस में हुई। एक वो स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन था, दूसरी इनोवा कार जो सीसीटीवी में दिखाई दी है। 25 फरवरी को दक्षिण मुंबई के पैडर रोड स्थित एंटेलिया के बाहर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। कार से 20 जिलेटिन की रॉड बरामद की गई थी। 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद हुआ था। कुछ दिन पहले ही मनसुख ने इस गाड़ी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मनसुख की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने हत्या का केस दर्ज किया है। मनसुख हिरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर कई गंभीर आरोप लगाए। हिरेन की पत्नी ने सचिन वाजे पर उनके पति की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच और उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इनोवा कार का भी सुराग मिल चुका है। इस इनोवा कार में स्कॉर्पियो कार का ड्राइवर बैठकर निकल गया था। ये इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट के बेड़े की कार है। 25 फरवरी की रात एंटेलिया में स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद इस इनोवा को मुलुंद नाके पर देखा गया था। इसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी हैं। लेकिन फिर इसके बाद इनोवा मुंबई की तरफ आती है। बाद में इस इनोवा को मुंबई पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। नागपाड़ा में मौजूद इस मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मुंबई पुलिस की तमाम गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट से जुड़ी इस इनोवा का इस्तेमाल सचिन वाजे और उनकी टीम ही तमाम ऑफिशियल काम के लिए करते थे। सूत्रों के मुताबिक इस इनोवा के ड्राइवर का भी सुराग मिल गया है। एनआईए उससे भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच से ही जुड़े एक और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी से भी एनआईए ने लंबी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे के साथ रियाज काजी भी इस साजिश में शामिल है। एनआईए को शक है कि रियाज काजी ही वो शख्स है जिसने मुकेश अंबानी की सुरक्षा काफिले में शामिल गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट बनवाए। स्कॉर्पियो से ऐसे कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई थी। शक है कि रियाज काजी ने ये फर्जी नंबर प्लेट विक्रोली इलाके में बनवाए थे। बिजनेस रिलेशन है, मैं जानता हूँ उनको। तो वाजी साहब यहाँ पे आपके गए, यहाँ पे इंक्वायरी करके गए, आपका रजिस्टर लेके गए? हाँ, उनकी पूरी टीम आई थी, 5 लोग थे करीबन। तो डीवीआर लेके गए और फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे बुलाया गया। सेकेंड डे या थर्ड डे पे मैं वहाँ गया था। वापस मेरा नाम पता सब पूछा, एड्रेस पूछी, आधार कार्ड ये वो सब चेक किया। सेकेंड टाइम फिर वापस उनकी टीम आई थी, वो सर नहीं आए थे, फिर रिकॉर्ड्स थे, वो लोग ने चेक करने के लिए लेके गए थे। लेकिन सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद भी 2 सवाल अब भी अपनी जगह कायम हैं। पहला, एंटेलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, और दूसरा, मनसुख हिरेन की मौत का एंटेलिया केस से क्या रिश्ता है। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। सचिन वाजे एंटेलिया मामले में क्यों रडार पर हैं? आखिर सचिन वाजे इतने चर्चित कैसे हो गए? आइए आपको दिखाते हैं सचिन वाजे का पूरा बायोडेटा। सचिन वाजे ने 1990 में तब मुंबई पुलिस को ज्वाइन किया था जब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत थी। उसी दौर ने मुंबई पुलिस को कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिए, जिनमें प्रदीप शर्मा, दया नायक, रविंद्र आंग्रे, प्रफुल्ल भोंसले और विजय सालस्कर जैसे पुलिस वाले थे। शुरुआती 13 से 14 सालों में ही सचिन वाजे ने करीब
66 एनकाउंटर किए। मुंबई पुलिस फोर्स में प्रदीप शर्मा को अपना आइडियल मानते थे, लेकिन 2004 में मुंबई में हुए एक धमाके के सिलसिले में ख्वाजा यूनुस नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बाद में ख्वाजा यूनुस की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। ख्वाजा यूनुस की मौत के लिए तब 18 पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया गया, जिनमें से एक सचिन वाजे थे। इन 18 पुलिस वालों पर मर्डर और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगा। सभी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में सचिन वाजे समेत सभी जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद सचिन वाजे पुलिस फोर्स में लौटने की जद्दोजहद करते रहे, पर 2007 तक जब उन्हें वापस बहाल नहीं किया गया तो उसी साल उन्होंने पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे दिया, पर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद अगले साल सचिन वाजे ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। म्यांमार में सैनिक तख्तापलट के बाद लगातार खूनी संघर्ष जारी है। रविवार को सेना के साथ झड़प में 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। सैनिक तख्तापलट के बाद म्यांमार में लगातार तनाव बना हुआ है। लोग सैनिक शासन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। म्यांमार की सड़कों पर खूनी संग्राम छिड़ा है। सेना चुन चुनकर प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही है। भीड़ पर रबर नहीं बल्कि असली बुलेट दागी जा रही है। हाल ये है कि प्रदर्शनकारियों पर निशाना लगाकर सीधे गोली मारी जा रही है। घरों से लोगों को खींचा जा रहा है। गिरफ्तारियां बढ़ा दी गई हैं। म्यांमार का कोई शहर ऐसा नहीं जहां धरपकड़ ना हो, जहां पुलिस और सेना बर्बरता न कर रही हो। रविवार को यंगून इलाके में प्रदर्शनकारियों ने एक चीनी फैक्ट्री में आग लगा दी। जवाब में म्यांमार की सेना ने भीड़ पर गोलियां बरसाई। इस गोलीकांड में अब तक 70 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। एक फरवरी के बाद से अब तक प्रदर्शन में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 135 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कितने लोग जेल में कैद किए गए इसका सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस धरपकड़ और फायरिंग के बावजूद म्यांमार की जनता सैनिक तख्तापलट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। हर रोज सेना और प्रदर्शनकारियों का आमना सामना हो रहा है। म्यांमार में 1 फरवरी को सेना ने तख्तापलट किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश में लोकतंत्र की बहाली फिर से हो। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की वरिष्ठ नेता ऑंग सान सू की को रिहा किया जाए। साल 2020 में ऑंग सान सू की का 5 साल का पहला कार्यकाल पूरा हुआ था। इसके बाद चुनाव हुए और उन्हें प्रचंड बहुमत मिला। सेना जिस पार्टी का समर्थन करती है उसे सिर्फ 7% वोट मिले। चुनाव नतीजों से ये जाहिर हुआ कि सेना के जनरलों के हाथ से सत्ता फिसल रही है। उन्हें डर था कि ऑंग सान सू की संविधान में बदलाव कर सेना के राजनीतिक दखल के अधिकार को पूरी तरह बदल देंगी। आज तक ब्यूरो।